हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम ये चैप्टर आज फिनिश करने वाले हैं। बस हमारे एक्सपेरिमेंट्स बचे हैं, जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको फटाफट फिनिश करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। सो लेट अस स्टार्ट। तो एक्सपेरिमेंट्स बड़े सिंपल सिंपल हैं और आपको ये करने को तो नहीं कराए तो नहीं जाते हैं। नाइन्थ क्लास में आपको लैब नहीं होती है, लेकिन ये आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए, है ना। उस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, तो उसमें वाटर वेपर होता है। ये आप कैसे प्रूव करोगे? तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपकी जो बुक में दे रखा है कि ब्रीद अपॉन अ कोल्ड सर्फेस सच एज अ पीस ऑफ ग्लास और स्लेट और वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होते हैं, तो इसका मतलब हमारी एक्सपायर्ड एयर में मॉइस्चर है। तो आप सिंपली भी ऐसे कर सकते हो कि एक ग्लास ले लो, कांच का मिरर ले लो, या कोई भी ग्लास का पीस ले लो, या एक छोटी सी स्टील की प्लेट ले लो। आप उसमें ऐसे ब्रीद आउट करोगे ना, ऐसे ऐसे करोगे तो आपको उसमें सर्दियों में बहुत जल्दी होगा और वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आती है, थोड़ी सी आपको फील होगा, मॉइस्चर भी फील होगा। तो जस्ट इट प्रूव्स दैट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एक्सपायर्ड एयर। ओके, तो इतना छोटा सा था बस ये। नेक्स्ट है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज गिवन आउट इन ब्रीदिंग। अब ये थोड़ा सा इन्होंने जो सेटअप है ना, ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि बच्चे को समझ में नहीं था, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि CO2 इज गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये दिखाना है। तो ये सेटअप है इनका। सेटअप क्या है कि इन्होंने ये A और B दो कोनिकल फ्लास्क लिए, दो कोनिकल फ्लास्क हैं, दोनों के माउथ को क्लोज कर दिया है स्टॉपर्स लगा के, ठीक है। और उनके जो स्टॉपर हैं उनमें दो होल हैं, दोनों स्टॉपर्स में दो दो होल हैं। देखो ये 1, अच्छा दूसरा कलर लेते हैं, ये और ये 1 2 और 1 2। अभी जो होल्स हैं इनमें से इन्होंने क्या किया, ग्लास ट्यूब्स, बेंट ग्लास ट्यूब्स पास किए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये सेटअप समझ में आ गया। एक एक ट्यूब ये रही, ठीक है, और दूसरी ट्यूब ये है, ये, और तीसरी ट्यूब ये है। अब ये जो बीच वाली ट्यूब है, ये जो है कनेक्टेड है और इसमें एक आउटलेट है। देखो जैसे ये ट्यूब, दोबारा देखते हैं ये वाली ट्यूब जो है कैसे है। देखो ये सेटअप समझ में आ जाएगा तो एक्सपेरिमेंट बहुत इजी हो जाता है। तो जो बीच वाली ट्यूब है वो कैसे जा रही है, देखो यहां से आई ऐसे ऐसे, और यहाँ से आपके माउथ, जहाँ ये इसको आप माउथ में लेके इसमें एयर पास करोगे, ठीक है, ये हो गई। और यही सेम ट्यूब यहाँ कंटिन्यू हो रही है, ये, ठीक है। तो एक जगह ये छोटी है, एक जगह ये टिप्ड है, एक सॉल्यूशन में। अब इसमें सॉल्यूशन क्या लिया है हमने, कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन लिया है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर की खास बात क्या है, लाइम वाटर हमने क्यों लिया है कि लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, लाइम वाटर क्या होता है कि जब इसमें CO2 पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की, टर्बिड हो जाता है, एकदम इसके व्हाइट कलर हो जाता है। तो इससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि CO2 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। तो ये सेटअप है आपका, ठीक है। दो फ्लास्क हैं A और B, और यहाँ पे एक क्लिप्स लगे हुए हैं दो। देखो एक क्लिप ये है, ये क्लिप C जो है, और एक है क्लिप D। क्लिप C और D है ये इन ट्यूब्स को क्लोज करने के लिए। क्लिप C से ये जो हमारे जो A फ्लास्क से माउथ में ट्यूब जा रही है वो पैसेज क्लोज हो जाएगा, और क्लिप D से माउथ से जो B फ्लास्क में एयर जा रही है वो वाला पैसेज क्लोज हो जाएगा। तो ये इन्होंने सेटअप किया है। अभी देखो ये क्या कह रहे हैं कि आप सबसे पहले कह रहे हैं कि अपैरेटस सेटअप कर लो, और सबसे पहले आप C को ओपन रखो और D को क्लोज रखो, ठीक है। C को ओपन रखा है, D को क्लोज रखा है। अब C को ओपन रखने का क्या है कि जब C ओपन होगा तो एक तो यहां से हवा आ रही है, यहां से एयर एंटर कर रही है फ्लास्क में, और जो भी एयर आ रही है यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। अब इसको सक करना है आपको, इस वाले ये जो हमारी ट्यूब है क्लिप C से जो ओपन हुई है, इस यहां से आपको एयर सक करनी है। आपने माउथ से एयर सक कर ली, ठीक है। एयर इज सक्ड इन बाय द माउथ थ्रू द ट्यूब एट द सेंटर। अब क्या होगा, जब आपने माउथ से यहाँ की एयर सक की तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इस स्पेस में, तो यहाँ से हवा एंटर करेगी, ठीक है।
एयर जो है इस फ्लास्क में एंटर करेगी। ओके, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने माउथ के अंदर जब एयर ले ली तो इस क्लिप सी को बंद कर दिया और क्लिप डी को अब आप खोलोगे, और क्लिप डी को खोलने के बाद उसमें एक्सहेल करोगे एयर को। माउथ से ही करेंगे, नोज से हम इतनी प्रेशर से कर नहीं पाते, इसलिए माउथ से ही कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे अब एयर एक्सहेल की। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया आपको। देखो, क्लिप सी इज क्लोज, क्लिप डी इज ओपन एंड द एक्सहेल्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द सेम सेंट्रल ट्यूब। जब सेम ट्यूब से ब्लो की हमने तो वो इस वाले फ्लास्क में जाएगी। अब दिस टाइम द एयर इज फोर्स्ड इनटू फ्लास्क बी बबलिंग थ्रू इट्स लाइम वाटर। ये प्रोसेस जो है आपको करीब 10 बार रिपीट करनी है। मतलब 10 बार ये क्लिप सी ओपन करना है, माउथ में एयर सक करनी है, फिर क्लिप सी को क्लोज करना है, फिर क्लिप डी ओपन करना है और एयर को एक्सपेल करना है, एक्सहेल करना है। ठीक है, तो एयर आपकी जो एक्सहेल्ड एयर है जो बाहर निकल रही है आपके लंग से, वो फ्लास्क बी में जा रही है। तो जब आप इसको करीब 10 टाइम्स रिपीट करोगे इस प्रोसेस को, आप क्या देखोगे कि जो बी वाला है, जो बी फ्लास्क है, उसका लाइम वाटर बहुत जल्दी मिल्की हो जाता है। मतलब इसका लाइम वाटर काफी मिल्की हो जाता है, और जो ए है उसका लाइम वाटर उतना मिल्की नहीं होता, ये बहुत कम मिल्की होता है, इसका कंप्लीटली मिल्की हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है, देखो क्या ले रखा है कि लाइम वाटर इन फ्लास्क बी टर्न्स मिल्की मच फास्टर देन इन फ्लास्क ए। ये क्या प्रूव करता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर फ्लास्क ए में आ रही है उसकी वजह से लाइम वाटर इतना ज्यादा मिल्की नहीं हुआ, मतलब उसमें CO2 कंटेंट कम है, और जो हम एयर को एक्सहेल कर रहे हैं जो फ्लास्क बी में जा रही है वो बहुत जल्दी लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। इसका मतलब कि हमारी जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें CO2 कंटेंट काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, ये भी कुछ कोई सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्शन ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, अगर आपके स्कूल्स में साइंस एग्जीबिशन होती है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन होता है वहाँ पे एग्जिबिट करने के लिए, वो भी जाता है बहुत आसानी से। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट साइंस एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ओके, अब इसमें क्या किया इन्होंने कि एक बेल जार लिया है। बेल जार आप लोग समझते हो कि बेल जार क्या होता है, जिसका कि बॉटम ओपन होता है ना, बॉटम में कोई लेयर नहीं होती कांच की। बेल जार सिर्फ एक ऐसा फ्लास्क होता है जिसमें कि नीचे से ये पूरा नीचे से यहाँ से ये खाली होता है, ये एरिया जो होता है पूरा खाली होता है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है ना। तो ये बेल जार ले लिया इन्होंने, एक बेल जार लिया, और उसका जो ओपन वाला एरिया था, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक रबर की या कोई ऐसी शीट डाल दी जिसको ये एक्सपैंड कर सके। रबर की शीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी वो एक्सपैंड हो जाती है, क्योंकि हमें ये शीट जो है ये हमारे डायफ्राम की तरह एक्ट करेगी, तो इसको एक्सपैंड होना है और वापस अपनी पोजीशन पे आना है कॉन्ट्रैक्ट होके। तो इसीलिए रबर की शीट ली है और उसको यहाँ पे इसकी बेल जार की एजेस पे फिक्स कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे फिक्स कर दी। अब क्या होगा, और फिर ये हो गया, ये रबर शीट ले ली। अब क्या किया है इन्होंने कि बेल जार के माउथ को कॉर्क से बंद किया है और उसमें से एक इन्वर्टेड वाई शेप ट्यूब निकाली है और उसमें 2 बलून लगा दिए। मतलब ये हमारे ट्रेकिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इन्वर्टेड वाई शेप्ड ट्यूब है ये हमारे ट्रेकिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो 2 बलून है ये हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बेल जार क्या हो गया। अच्छा, ये एनालॉगी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में कि एनालॉगी क्या है, कि जैसे ये जो इन्वर्टेड वाई शेप्ड ट्यूब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बलून्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेल जार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रबर शीट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एनालॉगी आपको पता होनी चाहिए कि जो इन्वर्टेड वाई शेप्ड ट्यूब है ये हमारी ट्रेकिया को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों बलून्स लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पूरी बेल जार है वो हमारी थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड योर द रबर शीट इज रिप्रेजेंटिंग द डायफ्राम। तो ये एनालॉगी भी दिमाग में रखनी है आपको। ओके, अब क्या किया इन्होंने, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस डायफ्राम को, ये जो रबर शीट है इसको नीचे की तरफ पुल करते हैं, इसको नीचे की तरफ पुल किया तो क्या होगा कि जो हमारा बेल जार है उसका वॉल्यूम, बेल जार और डायफ्राम को मिला के जो भी एरिया है उसका एरिया का पूरा उस स्पेस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर अंदर एंटर करेगी बलून्स में। तो क्या होगा, बलून्स इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो जब डायफ्राम नीचे आ रही है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और हमारे लंग्स में एयर आती है, इनहेलेशन होता है तो लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं।
ठीक है, ये एक प्रोसेस होगी। अब आप इसका रिवर्स करके देखो कि आपने डायफ्राम को छोड़ा और डायफ्राम को ऊपर की तरफ एक फिंगर से ऐसे कर दिया, तो डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, मतलब उसकी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन आ जाएगी डायफ्राम की। ये रबर शीट को आपने ऐसे किया, मैं डायफ्राम बोल रही हूँ, मतलब उसका मतलब वही है, रबर शीट ही है ना, आई मीन रबर शीट। ये डायफ्राम नहीं लगाई है हमने किसी की निकाल के, तो हमने रबर शीट को ऊपर किया, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग डायफ्राम। अब जब ऊपर किया तो क्या हुआ कि जो बेल जार था जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एयर का प्रेशर जो है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो एयर यहाँ से बाहर निकलेगी, इस बेल जार में से एयर बाहर निकल जाएगी। तो ये जो लंग्स हैं जो कि इन्फ्लेटेड थे वो क्या होंगे, डिफ्लेट हो जाएंगे, मतलब उनमें से हवा निकल जाएगी। तो ये हो गई आपकी एक्सहेलेशन की प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि बॉटम में हमने डायफ्राम लगा ली है, और जब हम इस रबर शीट को पुल करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बेल जार का, और प्रेशर कम हो जाता है, तो रबर बलून्स एक्सपैंड हो जाते हैं बाय एयर रशिंग इन थ्रू द ट्यूब एट द टॉप। और जब हम शीट को अपवर्ड पुश कर देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, so the balloons collapse due to the air rushing out and the balloons represent the two lungs। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा, जिसमें कि हमने ये एनालॉजीज यूज की थी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड एयर। जो आप एयर एक्सेल करें उसका वॉल्यूम क्या आप मेजर कर सकते हो, एग्जैक्ट तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन एक रफ आइडिया। तो इन्होंने इसमें तो बहुत ही सिंपल अपैरेटस लिया है। व्हाट हैव दे डन, एक इन्होंने एक सिंपल सा जार लिया है, ग्लास की एक बॉटल ली है, और उसमें कॉर्क फिट करके उसमें 2 डिलीवरी ट्यूब निकाली है, ग्लास की डिलीवरी ट्यूब्स। और उसमें क्या है कि एक डिलीवरी ट्यूब को पूरा वाटर के अंदर डिप करके रखा है, और उसके जो उसकी एक्सटर्नल एज है जहाँ वो डिलीवरी ट्यूब ओपन हो रही है, जो उसका दूसरा एंड है, उसके नीचे एक वेसल रख ली है, छोटी सी बाउल रख ली है, जिसमें कि वो लिक्विड कलेक्ट करेंगे। अब क्या किया इन्होंने कि जो एक कैपिलरी है या एक डिलीवरी ट्यूब है, उससे उसमें एयर को ब्लो किया, मतलब आपने अपनी चेस्ट को मैक्सिमम इन्फ्लेट किया, हवा जितनी आपकी सांस ले सकते हो, जितनी ज़्यादा आप सांस ले सकते हो अपने चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, आप उतनी सांस भरो, और उसके बाद फिर उस डिलीवरी इस वाली डिलीवरी ट्यूब में माउथ लगा के इसमें अपनी सांस को एक्सपेल करो या एक्सहेल करो। तो जितनी भी हवा आएगी उस हवा की वजह से यहाँ का जो अंदर का वॉल्यूम है, जो एरिया है, ये हवा यहाँ पे एरिया वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो ये जो वाटर है ये इस डिलीवरी ट्यूब से, जो एक्सेस वाटर है वो इस डिलीवरी ट्यूब से निकल के बाहर जाएगा, क्योंकि हवा अंदर आ गई। तो जितना वाटर इस बाउल में कलेक्ट होगा, यहाँ से गिरेगा, वो वॉल्यूम हो गया आपका कि आपने उतनी एयर जो है वो एक्सहेल की है। तो ये बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, जितनी आपने एयर यहाँ पे डाली उतना ही वॉल्यूम वाटर का यहाँ पे निकलेगा। नेक्स्ट इज टू शो दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय एनिमल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक छोटा एनिमल यूज करना है, बड़ा हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बड़े एक्सपेरिमेंट्स में दिक्कत होती है। तो इन्होंने या तो एक कॉकरोच लिया है या फिर स्नेल जो होता है घोंघा, उसको लिया है। ओके, तो उसको लिया है और 2 कॉनिकल फ्लास्क ली हैं, ए और बी। अब ए में इन्होंने लाइव कॉकरोच रखा है, जिंदा कॉकरोच को रखा है, और एक फ्लास्क लिया है बी जिसमें इन्होंने एक डेड कॉकरोच को रखा है। तो कॉकरोच को मारा नहीं है, आपके लैब में स्पेसिमेन होते हैं ना जो फॉर्मेलिन में प्रिजर्व होते हैं, उसको डेड स्पेसिमेन को रखा है दूसरे फ्लास्क में। फॉर्मेलिन में क्यों रखा है, ताकि वो डिके नहीं हो। अगर डिके होगा तो हमें क्या दिक्कत है, होने दो, लेकिन अगर डिके होगा तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी। तो CO2 का हमें CO2 प्रोड्यूस नहीं करनी है, हमें CO2 का प्रोडक्शन नहीं करने होने देना है, क्योंकि वही हमारा मेजरिंग टूल है। हम CO2 के कंटेंट को मेजर करके या कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज हुई है उसको मेजर करके बता सकते हैं कि रेस्पिरेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो इसीलिए हमें डेड कॉकरोच रखना है, वो भी प्रिजर्व जो फॉर्मेलिन में, जो कि डिसइंटीग्रेट ना हो। ओके, मेन चीज़ ये है कि डिके नहीं होना चाहिए, CO2 प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये पता है कि CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो सिर्फ लाइव एनिमल के थ्रू ही हो रही है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तो अब क्या किया है, ये जो फ्लास्क है जिसमें डेड कॉकरोच है, इट इज़ आवर कंट्रोल सेटअप।
ये हमारा कंट्रोल सेटअप है। कंट्रोल सेटअप क्या होता है, ये आप अभी जो शुरू में जो प्लांट्स वाले एक्सपेरिमेंट थे, प्लांट का रेस्पिरेशन था, उसमें भी आपने पढ़ा है कि हम एक ऐसा सेटअप लेते हैं जो कि कंट्रोल सेटअप होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड सेटअप बोलते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल वाले सेटअप को। तो अब क्या किया है, एक रबर कॉर्क फिट कर दिया है, दोनों फ्लास्क के माउथ्स पे एक एक रबर कॉर्क फिट किया है ताकि वो एयर टाइट हो जाए, एक्सटर्नल एयर उसमें ना जा पाए। और थोड़ी देर तक क्या किया इन्होंने, उस फ्लास्क को कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, मे बी 4-5 आवर्स के लिए छोड़ दिया एज सच। तो क्या होगा कि चलो पहले देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। फिर कुछ घंटों के बाद उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा वायर के थ्रू एक कैंडल, बर्निंग कैंडल इंट्रोड्यूस कर दी उस फ्लास्क में, और फिर दोबारा से कॉर्क लगा दी, और फिर ऑब्जर्व किया कि क्या होगा। तो क्या होगा, जब जिस फ्लास्क में कॉकरोच अलाइव था, जिंदा था, उसमें वो कैंडल बहुत जल्दी बुझ जाएगी, और जिसमें वो स्पेसिमेन है जो कि हमारा फॉर्मेलिन में प्रिजर्व्ड है, उसमें वो कैंडल ज़्यादा देर तक जलती रहेगी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारा फ्लास्क ए जो था, जिसमें कि लाइव एनिमल था, वो उसमें ऑक्सीजन बहुत कम थी, CO2 कंटेंट ज़्यादा था, तो ऑक्सीजन जल्दी से ख़त्म हो गई, तो कैंडल बुझ गई। और जो हमारा दूसरा फ्लास्क था जिसमें कि एनिमल डेड था, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट था, जो एयर काफ़ी ज़्यादा थी, उसकी एयर कंज्यूम नहीं हुई थी, तो वो वाली कैंडल ज़्यादा देर तक जलेगी। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि जो लाइव एनिमल है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो डेड स्पेसिमेन है वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं करता, तो उसमें उस फ्लास्क में ऑक्सीजन रहती है, इसलिए कैंडल ज़्यादा देर तक जलती है। तो ये थोड़ा सा हमारा एक्सपेरिमेंट है जिससे हमने ये प्रूव किया कि ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड या टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसीलिए जो लाइव एनिमल वाला फ्लास्क था उसमें ऑक्सीजन कम हो गई थी। ओके, अब ये है मेक प्रोग्रेस चेक आपका। मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का आप कॉम्पोजिशन बता दीजिएगा। गिव रीजंस फॉर पीपल क्लाइंबिंग टू हाई अल्टीट्यूड्स में सफर फ्रॉम डिजीनेस एंड अनस्टेडी विजन। ये क्या था आपका, हाइपोक्सिया की वजह से, है ना। पीपल जो हाइपोक्सिया की था वो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने किया था। देन यूज ऑफ लाइम वाटर इन मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेस्पिरेशन। हम लाइम वाटर क्यों यूज करते हैं मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स में रेस्पिरेशन के जो होते हैं, क्योंकि उनमें हम यूजुअली CO2 कंटेंट को चेक करते हैं। तो जो लाइम वाटर है वो CO2 को टेस्ट करने का एक बहुत आसान तरीका है। CO2 आप बबल करो लाइम वाटर में, इट इमीडिएटली टर्न्स मिल्की, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है लाइम वाटर, पानी जैसा होता है। आप तो टेस्ट ट्यूब में एक में पानी ले लो, एक में लाइम वाटर ले लो, तो आप पहचान नहीं सकते कि लाइम वाटर कौन सा है, पानी कौन सा है, सेम है। लेकिन जब हम CO2 बबल करते हैं उसमें, तो लाइम वाटर जो वो इमीडिएटली मिल्की हो जाता है, मतलब बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। और जो नॉर्मल वाटर है वो नॉर्मल रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए लाइम वाटर जो है वो CO2 का टेस्ट बहुत क्विकली और बहुत ईजिली देता है। इसीलिए हम रेस्पिरेशन के मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में लाइम वाटर को यूज करते हैं। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज लाइम वाटर। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन रेट इज हायर इन एनिमल्स देन प्लांट्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, प्लांट्स में कम होता है, क्योंकि एनिमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो मूव करते हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और मूवमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। जबकि प्लांट्स जो है वो एक जगह पे रहते हैं और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कम होती हैं और स्लो होती हैं। नेक्स्ट इज given alongside is an experiment intended to demonstrate the action of diaphragm, but something has gone wrong. What is the mistake in this diagram? Explain. अब ये डायग्राम देखो, इसमें क्या मिस्टेक है, बलून्स इन्फ्लेटेड है। बलून्स क्या है, लंग्स को रिप्रेजेंट करें और ये इन्फ्लेटेड है, और डायफ्राम जो है वो क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन में है। तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। या तो आप बलून्स को डिफ्लेट कर दो या फिर डायफ्राम को स्ट्रेच कर दो, एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशंस रॉन्ग है। जब वॉल्यूम कम होगा चेस्ट कैविटी का, थोरैसिक कैविटी का, या इस बॉटल का, तो बलून इन्फ्लेट नहीं हो सकते। ठीक है, या तो अगर आपको डायफ्राम ऐसे ही रखनी है, डायफ्राम की पोजीशन चेंज नहीं करनी, इसको ऐसे ही रखना है, तो फिर बलून्स को आपको थोड़ा सा डिफ्लेट करके बनाना पड़ेगा। या फिर आप बलून्स को ऐसे रखना चाह रहे हो तो फिर आपको डायफ्राम को ऐसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप बता सकते हो। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल और दे रखी है, कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, कंपैरिजन है, तो क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये चीज़ और एक है,
कंपैरिजन देखो, इस वर्ड का मतलब समझो, कंपेयर करने को जब कोई चीज दी जाती है तो हम उसमें दोनों चीज लिख रहे हैं, सिमिलैरिटीज भी और डिफरेंसेस भी, और जब डिफरेंशिएट करने को बोलेंगे तो सिर्फ डिफरेंसेस लिखते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन में क्या दे रखा है कि दोनों में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, एटीपी प्रोड्यूस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और वाटर ही बनता है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि नो एक्सटर्नल वेंटिलेशन या ब्रीदिंग मूवमेंट, मतलब प्लांट को आप देख के, वो जैसे हमें कोई देखे, ऑब्जर्व करे, हम सो रहे होते हैं तो हमारी चेस्ट एक रेगुलर ब्रीदिंग मूवमेंट शो करती है ना, थोड़ा सा आपको समझ में आता है कि बंदा ब्रीद कर रहा है, ऊपर होती है थोड़ी नीचे होती है, ऊपर होती है नीचे होती है हमारी चेस्ट, तो ब्रीदिंग मूवमेंट इजीली नजर आते हैं, हमें डिसर्नेबल होते हैं, जबकि प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। देन नो स्पेशल गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट्स के पास जैसे हमारे पास है अपना पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स ट्रैकिया को मिला के, तो इनके पास कोई भी ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसमें कि इनकी हवा ट्रांसपोर्ट हो सके, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, हमारी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है ना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की तरह, तो गेट इट, हो जाता है कई बार। ओके, नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स इथेनॉल एंड CO2, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें इथेनॉल और CO2 बनता है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, वो भी हमारी मसल्स में यूजुअली बनता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्यूस एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो CO2 नहीं बनती है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस लिटिल डिटेक्टेबल, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन प्लांट्स के पास ऑक्सीजन का एक एडिशनल सोर्स है फोटोसिंथेसिस के, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है एक्स्ट्रा। एनिमल्स के पास, हमारे पास सिर्फ एयर है ऑक्सीजन का सोर्स, हमें और किसी प्रोसेस से, हमारी किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। आप ऐसे लिख सकते हो कि ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, इनको एक मेटाबॉलिक प्रोसेस से ऑक्सीजन मिल रही है जो कि इनकी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। हमारे पास या एनिमल्स के पास ऐसी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है जो उनको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे। और प्लांट्स में रेस्पिरेशन रेट काफ़ी लो होता है, स्लो होता है, और एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है फास्ट होती है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हाई होता है। सो दिस फिनिशेस विद योर चैप्टर चिल्ड्रन। नाउ विल बी डूइंग द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और प्रॉब्लम्स हो तो बताइए, एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। ओके।